Hello everyone, welcome to Key Classes. My name is Mudassar. I am a research scholar, and if you are preparing for GATE, NET or any other life science exam, then you are absolutely at the right place. On this channel, I will upload videos related to these exams, so please consider subscribing. And in today's video, we will discuss two very important topics for GATE chemistry exam, which are Planck's quantum theory and wave particle duality. तो बिना देर किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोग बने रहिए मेरे साथ। माय नेम इज मुदस्सर एंड यू आर वाचिंग की क्लासेस। ऑलराइट गाइस, तो गेट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वही होता है लाइफ साइंस वालों को कि केमिस्ट्री में दिक्कत हो जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि केमिस्ट्री का आखिर क्या करना है। तो केमिस्ट्री में यार देखो, जो भी टॉपिक्स हैं आप लाइफ साइंस के सिलेबस में देखोगे, व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन दोज टॉपिक्स। आई विल नॉट गो इन टू डिटेल, बट आई विल ओनली एक्सप्लेन अप टू द एक्सटेंट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर योर एग्जाम। तो मोस्टली मैं फोकस करूंगा ऑन सर्टेन फॉर्मूलाज जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, या फिर कुछ कॉन्सेप्ट जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। आई विल नॉट गो इन टू वेरी डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा फर्स्ट सेक्शन आता है गेट लाइफ साइंस में, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिसिटी, और उसमें पहले दो टॉपिक देखेंगे आप। तो पहले दो टॉपिक हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो आज इसी के बारे में अच्छे से बात करते हैं। तो पहली चीज़ यार, आप लोगों को देखो पता क्या होना चाहिए, वॉट यू गाइस शुड नीड टू नो टू सॉल्व दैट क्वेश्चन जो भी इन टॉपिक से आ सकता है इन गेट एग्जाम। यू शुड नो द बेसिक्स। बेसिक्स में जैसे क्या क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हम कभी भी एक वेव की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स लाइक व्हाट वी टॉक अबाउट स्पीड, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, एंड विच इज नथिंग बट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट? दिस इज स्पीड ऑफ लाइट. Speed of light in air या speed of light in vacuum. Actually this is something like 2.997 × 10⁸, but then we have rounded off to 3 × 10⁸ meter per second. तो आपको C पता होना चाहिए. You should know what is nu. Nu which is nothing, which is frequency. You should know what is lambda. Lambda is wavelength. And you should also know nu bar, which is wave number. Wave number. Okay, so let's discuss all of these things first, and then we will move on to Planck's quantum theory. So guys, frequency is what? Frequency is एक wave है. Let's say this is a wave. Okay, ये कुछ इस तरह से चल रही है. So frequency is, before going to frequency, first let's go to the wavelength. So wavelength says कि एक पूरा इसको 360 रोटेशन करने में, या फिर एक पूरा साइकिल ऑफ प्रोपगेशन कंप्लीट करने में जितना भी डिस्टेंस लगता है, दैट इज वेवलेंथ. या फिर आप ऐसे भी मान सकते हो कि जैसे एक ये देखो यहाँ पे क्या है, लो एंड पॉइंट है ये वाला, तो एक यहाँ से लेके नेक्स्ट लो पॉइंट तक के जो डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड एज लैम्डा और वेवलेंथ. दिस इज वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा. ओके, ऐसे भी समझ सकते हो कि थोड़ा सा उसको और आगे बढ़ा देते हैं. लेट्स से दिस इज गोइंग लाइक दिस. तो एक हाई पॉइंट से दूसरे हाई पॉइंट तक, दूसरा हाई पॉइंट कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया है, बट ओके नो प्रॉब्लम. तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम ही होगी लैम्डा. सो एनीथिंग, एक ऐसे जीरो वाले पॉइंट से, जैसे ये इसका एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड है 0. तो एक जीरो एम्पलीट्यूड से जाके एक कंप्लीट जीरो एम्पलीट्यूड पर आने तक, ठीक है. सो दैट इज वाई दिस पॉइंट इज गुड, बिकॉज दिस इज प्लस का एम्पलीट्यूड, प्लस का हाई पॉइंट, और एक प्लस के हाई पॉइंट से नेक्स्ट प्लस के हाई पॉइंट तक पहुंचने पे जो भी डिस्टेंस लगेगा, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ. तो आई थिंक ये सब हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है, स्कूल में हम सब लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, बट अगेन आई एम रिवाइजिंग सो दैट व्हेन वी विल एक्चुअली कम ऑन टू द क्वेश्चंस, यू गाइस विल हैव अ फेयर आइडिया कि हमें करना क्या है. सो वेवलेंथ एज ऑलवेज, सो वेवलेंथ की यूनिट क्या होगी? वेवलेंथ विल बी इन मीटर्स, बट देन सिंस it could be in nanometer or angstrom or millimeter, whatever, but SI यूनिट के अकॉर्डिंग इट शुड बी इन मीटर्स. तो देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इसको कोई भी लेंथ वाले यूनिट में ला सकते हो. ओके, सेकेंड थिंग इज, सो वेवलेंथ इज कंप्लीट हो गया. वेवलेंथ ये हो गया हमारा, दिस डिस्टेंस फ्रॉम वन हाई पॉइंट टू नेक्स्ट हाई पॉइंट, ऐसे भी समझ सकते हो. तो दैट इज कॉल्ड अ वेवलेंथ. नेक्स्ट कमिंग टू द फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी मीनिंग इन अ सेकेंड, number of waves passing from a certain point in a second. Means let's say this is एक ये मेरा पूरा, ये यहाँ से मान लो, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा एक ये complete wave है, right? So in 1 second how many such waves can pass through a single point? So that is known as frequency. तो frequency की अगर हम बात करें nu, तो nu के
द यूनिट इज पर सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स, मीन्स एक सेकेंड के अंदर कितने वेव्स पास कर सकते हैं एक पॉइंट से, दैट इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। तो आप समझ सकते हो कि जितना वेवलेंथ ज़्यादा होगी फ्रीक्वेंसी उसकी उतनी ही कम होगी, या फिर वेवलेंथ जितनी कम होगी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा वेवलेंथ होगा वो एक सेकेंड में उतने ही टाइम्स वहाँ से निकल सकती है, उतने ही नंबर ऑफ वेव्स वहाँ से जा सकती है। तो ये अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। सेम वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ व्हाट, जो ये न्यू वार है वेव नंबर इज अपोजिट ऑफ वेवलेंथ। मतलब क्या होगा कि 1 यूनिट मीटर में कितने वेव्स को आप फिट कर सकते हो, 1 यूनिट मीटर में द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। अब यूनिट लेंथ 1 मीटर भी हो सकता है, सेंटीमीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ क्या, नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट लेंथ। ठीक, नाउ इफ दैट लेंथ इज इन मीटर सो यूल जस्ट 1/λ करना है बेसिकली, सो दैट इज सही। सो ये 3 चीज़ें तुम लोग 3-4 चीज़ें बिल्कुल अच्छे से पता हो रहनी चाहिए, और फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो अब एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, क्वेश्चन है कैलकुलेट, क्वेश्चन तुम लोग ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो, कैलकुलेट वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब लैम्डा गिवन है तुम्हें 5800 एंगस्ट्रॉम, ओके, एंड यू व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट द wave number which means nu var, and you have to calculate the frequency which is nu. So nu and nu var you have to calculate, and wavelength जो दे रखा है वो दे रखा है 5800 एंगस्ट्रॉम। तो बहुत सिंपल हो जाता है यार। न्यू बार निकालने के लिए क्या करोगे, you'll do 1/λ which is so nu bar equal to 1/5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है 10⁻⁻10, तो वो ऊपर आ जाएगा, तो दैट इज प्लस का 10 आ जाएगा यहाँ पे। तो 1/500 आप सॉल्व करोगे तो कुछ तो ऐसे आ जाएगा 1.724 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स। तो ये आंसर आपका निकल के आ जाएगा वेव नंबर। तो वेव नंबर बहुत सिंपल हो गया यार, 1/λ हो गया, क्वेश्चन से डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट उन्होंने क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी, तो आपको पता ही है, ये आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखना है, C = न्यू इंटू लैम्डा। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। C हमें ऑलरेडी पता ही होना चाहिए 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और लैम्डा भी हमें ऑलरेडी पता है। तो न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ हो जाएगा। तो निकाल दो यहाँ पे, न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/λ, एंड C इज व्हाट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट। और लैम्डा मतलब लैम्डा क्या, अभी तो हमने 1/λ ही निकाला है एक्चुअली। तो लैम्डा लिखोगे तो डिवाइडेड बाय 5800 करना पड़ेगा, या फिर इसको 1/λ कैलकुलेट कर लोगे तो सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1.724 इंटू 10⁻6 से। तो सीधे सीधे 3 से मल्टीप्लाई करनी है बेसिकली मुझे। तो 12 और 6 और 1 7 एंड सो कुछ तो ये आ जाएगा 5.272 इंटू 10⁻8 और 6 14 हो गया। 14 और फ्रीक्वेंसी क्या होगी इसकी, क्योंकि क्या निकाल रहे हैं हम, फ्रीक्वेंसी की यूनिट क्या होगी, वो होगी पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको ये मतलब बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हमें क्या करना है। ऐसे अब और भी क्वेश्चंस आएंगे अलग अलग, बट जस्ट यू गाइस शुड रिमेंबर ऑल ऑफ दीज टर्म्स और उनके यूनिट्स क्या है, और एक ये फॉर्मूला C = न्यू लैम्डा। अब हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक पे, विच इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या है ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, देखो अभी आपको समझ में आएगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पे हम आते हैं। पहले आपको एक चीज़ बताते हैं कि लाइट के साथ में बहुत पहले प्रॉब्लम्स हो रही थी। क्या हो रहा था यार कि जो अपनी लाइट है, इसको कुछ लोग बोल रहे थे कि ये तो वेव है, और कुछ लोग बोल रहे थे ये है पार्टिकल। तो यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। वेव वाले लोग कौन कौन से थे जो बोल रहे थे कि लाइट क्या है, लाइट वेव के जैसे बिहेव कर रही है। वो लोग बोल रहे थे किसके बेसिस पे, वो लोग बोल रहे थे एक इंटरफियरेंस एंड नंबर 2 डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन सिर्फ वेव्स ही शो कर सकती हैं, और लाइट ये दोनों फिनोमेनन को शो करती है। इंटरफेरेंस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा 11th क्लास में, बट देन अगेन वी डू नॉट नीड टू गो इन डिटेल्स ऑफ व्हाट इज इंटरफेरेंस, व्हाट इज डिफ्रैक्शन। इन शॉर्ट, इंटरफेरेंस क्या होता है, जब दो वेव्स एक जैसी आपस में ओवरलैप करते तो आपको वहाँ पे लाइट बैंड और डार्क बैंड्स का पैटर्न नजर आता है, वो इंटरफेरेंस है। डिफ्रैक्शन क्या होता है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, अगर कोई बहुत ही हमने शार्प ऑब्जेक्ट लिया, ब्लेड या ऐसे कुछ, तो लाइट क्या करती है उसकी सरफेस पे बेंड कर जाती है, अगर वो बहुत ही शार्प ऑब्जेक्ट होता है तब। तो ये दोनों चीज़ें सिर्फ वेव्स के साथ में पॉसिबल है, एंड लाइट ये दोनों चीज़ों को दिखाती है।
बट देन कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो वेव्स नहीं कर सकती फिर भी लाइट करती है, एंड दोज टू थिंग्स आर ब्लैक बॉडी रेडिएशन, okay, and number 2 is photoelectric effect. So now these two phenomena, they are not possible with wave. तो अभी यहाँ पे बहुत दिक्कत हो गई यार कि लाइट क्या है, एक वेव है या एक पार्टिकल है। फिर तभी से यहाँ पे जो हमारे एक साइंटिस्ट है मैक्सवेल, उन्होंने मोस्टली वेव नेचर को लाइट का डिफाइन किया था, पूरा सब बता के कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है ये सब। अब इसके बाद में फिर पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करने में दिक्कत पड़ रही थी, स्पेशली ब्लैक बॉडी रेडिएशन में। तो यहाँ पे आते हैं हमारे मैक्स प्लैंक जर्मन साइंटिस्ट। इन्होंने क्या बताया, तो अगेन मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, व्हाट ही कंक्लूडेड वो बता रहा हूँ आपको। मैक्स प्लैंक कंक्लूडेड द एनर्जी emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, मतलब वही बात कर रहे हैं लाइट की, is discontinuous। डिसकॉन्टिन्यूस वर्ड बहुत खतरनाक है, इज डिसकॉन्टिन्यूस इन नेचर। अब यहाँ पे ही आके सारा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। मतलब अभी तक हम जब तक वेव की बात कर रहे थे तो वेव का मतलब हम समझते हैं कुछ चीज़ कंटिन्यूसली हो रही है, बट इन्होंने बोल दिया कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में एनर्जी एसोसिएटेड है वो एक्चुअली डिसकॉन्टिन्यूस है। एंड जो डिसकॉन्टिन्यूस एनर्जी है तो वहाँ पे उन्होंने एक एनर्जी की यूनिट भी डिफाइन की जिसको उन्होंने बोला क्वांटा। क्या बोला उन्होंने? क्वांटा, या फिर इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं प्लूरल में क्वांटम बोल देते हैं। क्वांटा क्या हो गया? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम रेडिएशन। तो मैक्स प्लैंक ने हमें बताया जो क्वांटम थ्योरी है मैक्स प्लैंक की वो यही है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था कि पहले बताया कि लाइट के साथ जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ में एनर्जी एसोसिएटेड है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है, और जो स्मॉलेस्ट एनर्जी है एक टाइम पे जो हमें लाइट से मिल सकती है उसको उन्होंने बोला क्वांटा। क्या बोला? क्वांटा, या फिर क्वांटम मतलब प्लूरल में आ जाएगा वो। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं लाइट के साथ में जो एनर्जी आ रही है, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मतलब एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो गया है जहाँ पे यूवी आ गया, आपका अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड आ गया, रेडियो वेव्स आ गया, माइक्रोवेव्स आ गया, गामा रेज, एक्सरे, सब कुछ आ गया इसके अंदर। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ लाइट की बात करें, लाइट मतलब जो हमारी विजिबल लाइट हो गई, जो 400 से 750 नैनोमीटर के बीच की वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है, जो कि विजिबल लाइट जिसको हम लोग देख सकते हैं, तो वहां पे अगर क्वांटा डिफाइन करना है तो उसकी जगह हमने टर्म यूज कर लिया है फोटोन। तो फोटोन इज अगेन नथिंग बट पैकेट ऑफ लाइट, या फिर सेम बोल सकते हैं कि फोटोन इज, अगर हम लाइट की टर्म्स में बोलेंगे तो वन क्वांटा। तो यहाँ पे कभी भी इन वर्ड से डरना नहीं है कि क्वांटा या फोटोन क्या है। क्वांटा मतलब कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, एंड फोटोन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जगह लाइट, बस यही फर्क है दोनों में। तो यहाँ से सारा डिफरेंस क्रिएट हो गया। उन्होंने बोला कि जो लाइट आ रही है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूस है, और उसकी जो एनर्जी है, दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहाँ पे जिन्होंने बनाया, इन्होंने बताया E = h/nu। ये इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया विच यू गाइस शुड रिमेंबर, E = h/nu। और उन्होंने बोला कि जो एक एनर्जी है एक फोटोन की या एक क्वांटा की जो एनर्जी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। फिर उन्होंने वो हटाने के बाद अपना खुद का एक कांस्टेंट लगा दिया h, जो कि इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड यूज द फ्रीक्वेंसी। सो हियर यू कैन सी जो भी एनर्जी है लाइट की साथ में एसोसिएटेड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसकी फ्रीक्वेंसी की। और इसी से क्या हुआ, फिर जो हम पार्टिकल नेचर की बात कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, दोनों सॉल्व हुए। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज भी मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए। बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आप सिंपल सा समझ लो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन a light is shine onto that metal,
एक मेटल है, उस पर आपने एक लाइट को शाइन किया और उससे अगर इलेक्ट्रॉन्स निकले तो वो होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगेन वी विल नॉट गो इनटू डेफिनेशन कैसा दिखता है, क्या होता है, बट वी विल वर्क ऑन द इक्वेशंस विच आर एसोसिएटेड विद फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहला आप क्वेश्चन ये समझ गए E इक्वल टू एच न्यू, और बाद में इसको ही हम लोग, क्योंकि हमें पता है न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो E इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। तो आप ये समझ गए कि इन्होंने बोल दिया कि भाई जो भी लाइट है वो डिपेंड कर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी से, और यहीं से क्या हुआ कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो एक्सप्लेन हुआ। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था कि लोग बोल रहे थे कि यार वेव है, अगर किसी पार्टिकल वेव किसी मैटर पे आके टकरा रही है और वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे हम उसको एक्सप्लेन करें। फिर जब उन्होंने ये बोल दिया कि लाइट की जो एनर्जी है डिसकॉन्टिन्यूअस है और वहाँ पे क्वांटम ऑफ एक क्वांटा है जो कि एक सिंगल यूनिट है या फिर सिंगल एनर्जी जो कि एक लाइट एब्जॉर्ब कर सकती है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ऑब्जर्व क्या हो रहा था कि आप अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे थे तो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे वो और तेज़ी से निकल रहे थे। अगर लाइट की आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे थे। अब मेरी बात फिर से समझो ध्यान से, when you were increasing the intensity, the number of electrons ejecting from that metal surface were more. Or when you were increasing the frequency, only the kinetic energy of the electron were getting increased. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो तभी से इनकी ये पैकेट्स वाली बात आइंस्टाइन को समझ में आई और उन्होंने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया। जैसे कि ऐसे लेट्स अज्यूम कि यार एक ये मेटल है, हाँ, यहाँ पे एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, जैसे मैं इसको बोलता हूँ ν1। यहाँ से क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकल आया बाहर की तरफ। फिर आपने क्या किया, यार एक और लाइट थी जो ν2 फ्रीक्वेंसी की थी जो कि ज़्यादा थी ν1 से, फिर से वो सरफेस पे पड़ी। अब जो इलेक्ट्रॉन निकला वो और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में निकला। अब ये तो आप क्या कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो। तो जैसे कि यहाँ से पता चलता है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ रहा है। बट व्हेन यू विल इंक्रीज द इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि अब नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है बट इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ वेव्स बहुत ज़्यादा है लाइट की। इंटेंसिटी का मतलब ब्राइटनेस भी होता है, मतलब कि पहले एक रेज जा रही थी, अब लाइट की आपने ऐसे 10 रेज फॉल करवा दी, उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स बढ़ा दी तो 10 इलेक्ट्रॉन्स भी निकले। तो ये चीज़ क्या थी यहाँ पे, हमें तब उससे ये पता चला कि जो भी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं वो डिपेंड किस पे कर रहे हैं, वो डिपेंड कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पे न्यू के ऊपर एंड इंटेंसिटी के ऊपर। इंटेंसिटी पे नंबर डिपेंड कर रहा है एंड फ्रीक्वेंसी पे क्या डिपेंड कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। ये बात आइंस्टाइन को समझ में आई और मैं इसको थोड़ा सा मिटाता हूँ, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे और एकदम से सब ठीक हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे पहले एक चीज़ समझ लो कि आपको ये समझ में आ गया, ये है हमारी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कि प्लैंक ने बोला कि लाइट की जो एनर्जी है वो कैसी है, डिसकॉन्टिन्यूअस है एंड दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, अगर लाइट की बात कर रहे हैं, या फिर क्वांटम व्हेन एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो एनर्जी चाहे एब्जॉर्ब हो या एमिट हो, दैट विल ऑलवेज बी डिसकॉन्टिन्यूअस एंड उसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रहेगा, क्वांटा। तो ये है हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। और बाद में ही क्या हुआ था कि लोगों ने दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर को एक्सेप्ट किया गया बाद में। ठीक है, डुअलिटी ऑफ लाइट जो हम बोलते हैं कि वेव भी है और वो पार्टिकल भी है। ठीक, वेव पार्टिकल डुअलिटी करके जो टॉपिक लिख रखा है वो इसका यही मतलब है। अब मैं इसको मिटाता हूँ, थोड़ी सी हम बात करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है वो दोनों मैं आपको सॉल्व कर पाऊंगा। और हमारा ये फेयरली, मतलब एक आप छोटे छोटे अगर इसके नोट्स बना लोगे विद ऑल दीज फॉर्मूलाज, सो आई थिंक कि आप आराम से क्वेश्चन कर पाओगे जो भी गेट में पूछा जाएगा। तो मैं इसको मिटाता हूँ। चलो गाइस, एक बार फिर से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखो क्या देखा गया कि अगर हमारे पास में पोटेशियम मेटल है और उसके ऊपर आप क्या कर रहे हो, उसके ऊपर आप जो है रेड लाइट को शाइन कर रहे हो। रेड लाइट आपको पता है, ऑब्वियसली रेड लाइट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी है वो कम होती है एज कम्पेयर टू अदर विजिबल लाइट में, जो भी लाइट फॉल विजिबल रीजन में जो और कलर्स फॉल करते हैं उनके कंपैरिजन में रेड लाइट की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो आप रेड लाइट जो है सोडियम मेटल पे शाइन करते रहो, कितनी भी इंटेंसिटी से शाइन करोगे आपको एक भी इलेक्ट्रॉन निकलता हुआ नहीं दिखेगा। बट यहीं पे आपने क्या किया, रेड लाइट की जगह अगर आपने येलो लाइट यूज़ कर ली तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना दिखते रहते हैं। तो उससे हमें पता चला कि देयर इज अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जिसको हम न्यू नॉट नाम देते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है जिसको हम न्यू नॉट बोलते हैं, मतलब इतनी फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड होती है एक पर्टिकुलर मेटल के लिए ताकि वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल पाए। अब आइंस्टाइन ने देखो क्या बताया, आइंस्टाइन ने हमें पता है कि एनर्जी क्या होती है, E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है ना। तो उन्होंने बोला कि अगर कोई भी हम लाइट को शाइन करेंगे मेटल के ऊपर तो उसके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी उसकी, एच न्यू।
और अगर उसमें से हम एच न्यू नॉट माइनस कर दें तो जो भी बचेगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो भी इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। देखो एच न्यू नॉट मतलब क्या है, दिस इज नथिंग बट द थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, थ्रेशोल्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन। और अगर ये जो न्यू नॉट से भी हम जो एक्चुअल लाइट ले रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उससे भी ऊपर होगी तो उसकी एनर्जी और ज़्यादा होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा एनर्जी। तो ओरिजिनल एनर्जी माइनस उसका थ्रेशोल्ड वाला एनर्जी, तो दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड इलेक्ट्रॉन। तो उन्होंने क्या किया, आइंस्टाइन ने इसको ही बोल दिया, एक फैंसी टर्म दे दिया इसको, उन्होंने फाई से डिफाइन किया और बोल दिया कि ये है हमारा वर्क फंक्शन। क्या है ये? वर्क फंक्शन। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन इक्वल टू हाफ एम ई, मतलब मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर होता है ना, तो उन्होंने हाफ एम ई वी स्क्वायर करके बता दिया। तो उन्होंने एच न्यू नॉट को एक्चुअली बोल दिया वर्क फंक्शन। तो वर्क फंक्शन इज नथिंग बट द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। लेट्स से इन्होंने बोला कि एक वेवलेंथ है λ1, इसको जब भी आप शाइन कर रहे हो उस वेवलेंथ से, तो द इलेक्ट्रॉन विच आर इजेक्टिंग, दे आर इजेक्टिंग विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट when you are using another wavelength which is λ/3. ओके, देन द काइनेटिक एनर्जी जिससे कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, मतलब इसको मैं Ke2 बोल देता हूं, एंड दिस इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और उन्होंने बोल दिया आपसे कैलकुलेट वर्क फंक्शन। ओके, सो नाउ दिस इज द क्वेश्चन, मे बी यू गाइस शुड ट्राई इट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके यू कैन ट्राई इट। क्या है कि पहले मैं वेवलेंथ ले रहा हूँ, जो लाइट ले रहा हूँ उसकी वेवलेंथ है λ1, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की स्पीड से, काइनेटिक एनर्जी से। अगर मैं वही उसी की जगह दूसरी लाइट ले रहा हूँ λ/3 की, तो जो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ रही है इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्ट होने की वो है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें उससे पूछा है कैलकुलेट द वर्क फंक्शन। अब ट्राई करो, नहीं ट्राई करोगे तो यार हम खड़े हैं इधर बताने के लिए। और आई गेस आई होप आपने ट्राई किया होगा। मैं अब ट्राई करता हूँ आप लोगों के सामने। तो मुझे पता है ये वाला फॉर्मूला एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट, मतलब सॉरी एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है। तो इसी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, एच सी बाई लैम्डा माइनस फाइव इक्वल टू, पहले के केस में क्या हो रहा था, मेरा आंसर क्या आ रहा था 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी। दूसरे के केस में क्या हो गया, अब ये क्या हो रहा है यार, ये λ/3 हो गया है। तो इसका मतलब ये 3 ऊपर आ जाएगा, मीन्स 3 इंटू एच सी बाई लैम्डा लिख दूँ उसको मैं, मतलब λ/3 3 ऊपर आ गया, -5, आंसर कितना आ रहा है 4। ठीक, अब इन्हीं दोनों इक्वेशन से खेल के हमें फाई की वैल्यू निकालनी है। तो गाइस अब इसमें ध्यान रखना कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा टाइम लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होंगे कैसे सॉल्व करना है, फाई की वैल्यू निकालनी है। अगर इसमें डायरेक्टली प्लस माइनस भी नहीं कर सकते क्वेश्चन में, बिकॉज फाई से फाई कैंसिल हो जाएगा और फिर से आंसर तुम्हारा वही आ जाएगा जो है। तो बेसिकली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एस सी बाई लैम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में देखूँ, सो आई कैन से एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 1 + 5, देखो 5 को उधर ले गया, तो एस सी बाई लैम्डा इक्वल टू क्या हो गया, 1 + 5 हो गया ना। अब मैं यहीं पे वो वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। सो इनिशियली दिस इज 3 एस सी बाई लैम्डा, तो एस सी बाई लैम्डा की जगह मैं 1 + 5 लिख दूँ, तो मतलब क्या हो जाएगा, देखो 3 विदिन ब्रैकेट 1 + 5 -5 इक्वल टू 4, राइट। अब इसको सॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा, देखो 3 + 3 5 -5 इक्वल टू 4। तो इसमें से माइनस करेंगे, 3 को तो उधर ले जाएंगे, तो 4 - 3 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा, तो 2 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो 5 कितना हो जाएगा अपना 1/2, मतलब 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं आपकी जो है चीज़ों को टेस्ट करने के लिए कि क्या हो रहा है, आपको ये सारे फॉर्मूलास पता है या नहीं पता है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था यार, मैंने कुछ नहीं किया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। सिर्फ फाई की वैल्यू निकाली थी मैंने, इसको इसके टर्म्स में सॉल्व कर लिया, एस सी बाई लैम्डा की वैल्यू वो यहाँ लगाई और आंसर मेरा आ गया 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप लोग डर जाते हो कि देख के कि व्हेन अ लाइट of lambda wavelength is shine on to a surface, the electrons are ejected with 1 electron volt kinetic energy Ke max of 1 electron volt. When another light of λ/3 is shined on to the same metal, the electrons are ejected now with a kinetic energy of 4 electron volt. Calculate the work function. आप क्वेश्चन पढ़ के ही डर जाओगे कि अरे यार ये क्या आ गया, वर्क फंक्शन पता नहीं कहाँ से निकालेंगे, 2 अलग वेवलेंथ आ गई, एक पता नहीं कौन सा मेटल है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जबकि इज लाइक
द सॉल्यूशन इज राइट फ्रंट ऑफ यू, मतलब 4 स्टेप भी नहीं लगे और उसमें ही आपका सॉल्यूशन निकल कर आ गया। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। चलो इसी बात पे यार एक और क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन के लिए यार थोड़ी जगह बनानी पड़ेगी तो मैं इसको मिटाता हूँ। ए 20 watt LED bulb, a 20 watt LED bulb emits monochromatic radiation of 400 nanometer. Calculate photons emitted per second. Emitted per second. अब आप बोलोगे ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया यार, हमें फोटॉन्स तो चलो ठीक है हमें पता है, फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड में भी हम शायद ट्राई कर ले, लेकिन अब हमें ये कहाँ से करें यार। ये 20 वॉट LED बल्ब, मतलब वॉट का तो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने लगाया ही नहीं। तो ऐसे ही होता है कि आपको एक और नई चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि भाई वॉट क्या होता है, पावर की यूनिट होती है। जो पावर की वॉट क्या पावर की यूनिट है, तो 1 वॉट इक्वल टू होता है 1 जूल पर सेकेंड। मतलब अगर 1 सेकेंड में 1 जूल एनर्जी कहीं पे एमिट हो रही है, मतलब कोई कहीं से एनर्जी मिल रही है या किसी को आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, तो वो हो जाता है 1 वॉट। जैसे कि अगर 20 वॉट का LED बल्ब है, इसका मतलब 1 सेकेंड में वो 20 जूल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, राइट। और हमें क्या करना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड ही निकालने हैं। इसका मतलब हमें 1 सेकंड के लिए बात करनी है, 1 सेकंड के लिए बात करनी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा LED बल्ब है ये कितनी एनर्जी दे रहा है 1 सेकंड में, या कितनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है, वो सिंपली हो गया 20 जूल। समझ गया बात को। ये क्या कर रहा है, 1 सेकंड में 20 जूल एनर्जी को यूटिलाइज कर रहा है, इसलिए इसकी पावर 20 जूल हो गई। तो यहाँ पे मुझे पता चल गया एनर्जी इक्वल टू कितना पता चल गया, 20 जूल पता चल गया। मुझे पता है एक सिंगल फोटोन की एनर्जी क्या होती है, इक्वल टू होता है h न्यू। ठीक है, क्या होता है फॉर सिंगल फोटोन। अब कहीं पे अगर क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन विद सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, तो वहां पे आप क्या करोगे, इक्वल टू h न्यू, इसके साथ में इसकी n से और मल्टीप्लाई कर दोगे। मतलब क्या हो जाएगा, इक्वल टू n h न्यू, वेयर n इज नंबर ऑफ फोटॉन्स। सो अगर नेक्स्ट ईयर कोई ऐसा क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट दी एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, या फिर फोटॉन्स हैविंग फ्रीक्वेंसी ऑफ 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, पर सेकंड को हर्ट्स भी बोलते हैं, अगर मैं भूल गया हूँ बताना तो। एनीवेज, तो न्यू पर सेकंड या फिर हर्ट्स। तो दिस इज द एक्चुअल फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्चुअली द एनर्जी एसोसिएटेड विद नंबर ऑफ फोटॉन। देखो इक्वल टू h न्यू, नाउ वी हैव एवरीथिंग। वी हैव ई की जगह हम लोग क्या लगाएंगे, 20 लगाएंगे। n हमें निकालना है बिकॉज n विल बी व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स। उन्होंने वही तो बोला, कैलकुलेट नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। और h इज प्लैंक कांस्टेंट विच इज 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। अगर मैंने नहीं बताया तो प्लीज इसको लिख लो, h इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ओके। जूल सेकंड 10⁻⁻34 अगर वो दिख रहा हो ठीक से, राइट। एंड नाउ न्यू हमें पता है न्यू इक्वल टू c बाई लैम्डा, क्योंकि बिकॉज हमें वेवलेंथ दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे c बाई लैम्डा से मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटू c मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा क्या है दे रखा है हमें 400 नैनोमीटर, मीन्स 400 इंटू 10⁻⁻9। ओके, तो अब आप इसको सबको सॉल्व करोगे तो जो n इक्वल टू निकल कर आएगा कुछ तो ये आ जाएगा यार 4.02 इंटू 10⁻19, मैंने ये करके रखा है, तो ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका फाइनल आंसर हुआ। मतलब अगर आप एक 20 वॉट का LED बल्ब यूज़ कर रहे हो और उससे जो लाइट निकल रही है वो 400 नैनोमीटर की निकल रही है, इसका मतलब ये हुआ कि 1 सेकंड के अंदर वो इतने फोटॉन्स को एमिट कर रहा है। कितने, 4.02 इंटू 10⁻19। तो आप समझ सकते हो यार, देखो कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला आपका टेस्ट हो रहा है, बट यू जस्ट नीड टू रिमेंबर अ फॉर्मूला। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी कर दिया था वॉट लगा के, बट वॉट को हमने लगा दिया है जूल पर सेकंड निकाल के। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, और कोई भी आपका फीडबैक हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं इसी तरह से केमिस्ट्री के जो भी सिंपल टॉपिक्स हैं उनको उठा के वीडियो बनाऊंगा, सो दैट आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए और आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को एटलीस्ट अटैम्प्ट करो। यार लोग डर जाते हैं क्वेश्चंस को देख के। तो अब आप आज बताओ, आज की वीडियो में मतलब ऐसे कुछ डरने वाला क्या है, सब कुछ सिंपल है। तो जस्ट आप अगर ये छोटी छोटी चीज़ों के नोट्स बना लोगे इन फॉर्मूलाज के, तो भी आपको गेट के एग्जाम में केमिस्ट्री में एटलीस्ट बहुत मदद हो जाएगी।
तो वीडियो अगर पसंद आया है तो यार अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना, सबको बताना। चैनल पर सिर्फ 10 सब्सक्राइबर हैं अभी। आई होप कि तुम लोग सपोर्ट करोगे और धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करना, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है या कोई आप टॉपिक पर्टिकुलरली केमिस्ट्री का या फिर लाइफ साइंस के लिए कोई भी नेट या फिर गेट या कोई भी एग्जाम के लिए टॉपिक कोई आपको इंपॉर्टेंट लगता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो। आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो बस यहाँ पे ही रुकते हैं यार। आई होप टू सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।